अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में सबसे पहले हम इसकी कॉज देखेंगे, सिकल सेल एनीमिया होता है क्यों, फिर इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, इसको एक दफ़ा हम प्रथमा से भी रीड आउट कर लेंगे और फर्स्ट एड से भी रीड आउट कर लेंगे। कोई वहाँ पे अगर कोई नई बात हुई तो हम वो भी देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता क्या है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर ना बेसिकली हमारी म्यूटेशन हो जाती है किसके अंदर, बीटा चेन के अंदर। बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर क्या हो जाती है, हमारी म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, टू, इन शॉर्ट ये कह लें कि टू एबनॉर्मल बीटा जीन बन जाती हैं। ठीक है, अब टू एबनॉर्मल बीटा जीन बनती हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो अमाइनो एसिड होता है ना, कौन सा अमाइनो एसिड जो होता है ना, ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है, रिप्लेस कर देता है। क्या होता है इसमें कि बीटा चेन में म्यूटेशन हो जाती है। जब बीटा चेन में म्यूटेशन होगी तो ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाएगा, वेलिन अमाइनो एसिड आ जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगी इनकी। ठीक है, अच्छा, अब ये मोस्ट लाइकली ना जो इसके फीचर होते हैं इस डिज़ीज़ के, वो ना आफ्टर 6 मंथ आते हैं। आफ्टर 6 मंथ इसलिए आते हैं क्योंकि 6 महीने तक ना बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन क्या होती है, एफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन एफ प्रेजेंट होती है 6 मंथ तक, 6 मंथ के बाद उसका लेवल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जब उसका लेवल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा ना तो हीमोग्लोबिन एस का लेवल सिकल सेल के अंदर ना बेसिकली हम कौन सी हीमोग्लोबिन देखते हैं, हीमोग्लोबिन एस देखते हैं। नॉर्मली हम कौन सी देखते हैं, हीमोग्लोबिन ए देखते हैं। ठीक है, लेकिन सिकल सेल इसके अनीमिया के पेशेंट में हम कौन सी देखेंगे, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन एस देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये सिकलिंग होती किस वक्त है, कब इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके चांसेस ना जब पेशेंट को हाइपॉक्सिया होता है ना, ठीक है, उस वक्त इसके चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं सिकलिंग के। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि वो हाई एल्टीट्यूड पे गया है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे आपको पता है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। अब हाई एल्टीट्यूड पे गया है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है तो हाइपॉक्सिया हो जाएगा। हाइपॉक्सिया हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका सिकलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आरबीसीज की, अब आरबीसीज की सिकलिंग स्टार्ट होगी। अच्छा, एक तो थी कंडीशन कौन सी, हाइपॉक्सिया वाली। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है इसमें, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है। ठीक है, उसने वाटर इनटेक नहीं किया काफ़ी देर से। ठीक है, वाटर इनटेक उसका लो है, पेशेंट को डायरिया है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, स्वेटिंग एक्सेस हो रही है, उस केस में भी क्या होता है, फ्लूइड बॉडी से कम होगा। ठीक है, सिकलिंग ज़्यादा हो जाएगी। जब ईपीओ जीन ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज देगा आरबीसीज प्रोडक्शन के लिए तो सिकलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एसिडोसिस के केस में जब हमारी बॉडी में पोटाशियम और हाइड्रोजन का लेवल इंक्रीज कर जाता है ना, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होगा, हमारी सिकलिंग को इंक्रीज कर जाएगी, सिकलिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये तो कुछ फैक्टर थे जो क्या करवा रहे थे, हमारे सिकलिंग को ज़्यादा करवा रहे थे। अच्छा, बर्थ के वक्त मैंने आपको बताया है कौन सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा होती है, हीमोग्लोबिन एफ होती है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हीमोग्लोबिन ए, एडल्ट हीमोग्लोबिन डेवलप होनी चाहिए, लेकिन इस पेशेंट के अंदर क्या होगी, हीमोग्लोबिन एस होगी। ये था थोड़ा सा इसका सुपरफिशियली ओवरव्यू। और इसमें मैं आपको बता दूं क्या क्या होता है इसमें, इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस भी देखते हैं हम। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस भी देखेंगे, इस पेशेंट के अंदर इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस भी देखेंगे, एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस भी देखेंगे। ठीक है, वेसल से गुजरेंगे तब भी उसकी क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। सही है, जब वो स्प्लीन में जाएंगे वहाँ पे भी उसकी क्या होगी, हीमोलाइसिस स्टार्ट होना हो जाएगी, स्टार्ट होगी, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें दोनों फीचर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, वो मेंशन कर देंगे कि उसके अंदर कुछ फीचर मेंशन कर देंगे इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस के, कुछ फीचर मेंशन कर देंगे एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस के मेंशन कर देंगे। ठीक है, फिर हमसे पूछेंगे बताएं जी कौन सी डिजीज़ है। ये हमने वाहिद डिजीज़ पढ़ी है जिसके अंदर दोनों इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस भी हो रही है और एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस भी हो रही है। अब मैंने आपको कहा था कि फॉर एग्जांपल जब हमारी बॉडी में एचबी का लेवल कम होता है, ठीक है, एनीमिक पेशेंट है, वो कंपनसेट नहीं कर सक रहा, तो जो उसकी लॉन्ग बोन्स, फ्लैट बोन्स होती हैं वो क्या प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं, वहाँ से भी हमारी आरबीसीज की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, बोन मैरो वहाँ से भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है।
और हम इसकी वजह स्पेसिफिक फाइंडिंग देखते थे, पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्रू कट अपीयरेंस देखते थे इसके अंदर, और इसके अंदर हम क्या देखते थे, चिपमंक फेस देखते थे, पढ़ा था ना हमने पीछे। चिपमंक फेस एंड क्रू कट अपीयरेंस देखते थे हम इसमें, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने इसके सारे फीचर देख लिए थे, क्रू कट अपीयरेंस और चिपमंक फेस वगैरह ना, वो मैंने आपको बता दिया कि एक्स्ट्रा मेडुलर हेमेटोपोइसिस होती है, उसकी वजह से हम सारे फीचर देखते हैं। अच्छा, जब हमारी एक्सेसिव सिकलिंग होती है ना आरबीसी की, एक्सेसिव सिकलिंग की वजह से जब वो हमारी वेसल्स के अंदर से पास करते हैं तो वेजो ओक्लूजन्स कर देते हैं, ब्लड को सही तरह वहां से पास नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि सिकल शेप आरबीसी होते हैं, वहां पे सही तरह जब वेसल से पास नहीं करेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अब हमारे हाथ की वेसल, पाँव की वेसल, इसको हम बोलेंगे हैंड फुट सिंड्रोम, इसमें से जब हमारे सिकल शेप आरबीसी पास करेंगे तो जो पीछे ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा उसको भी पास नहीं करने देंगे, जिसकी वजह से वेजो ओक्लूजन हो जाएगी, ब्लड सप्लाई सही तरह मिलेगी नहीं उसको, हैंड को और फुट को इन्फेक्शन हो जाएगा उसका, और इसको हम क्या बोलते हैं, डेक्टिलाइटिस भी बोलते हैं और हैंड फुट सिंड्रोम भी बोलते हैं। वहां पे फिर वो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे आके अटैक करेंगे, इन्फ्लामेशन करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेक्टिलाइटिस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें हम क्या देखते हैं ऑटोस्प्लीनेक्टमी भी देखते हैं। ऑटोस्प्लीनेक्टमी हम इस तरह देखते हैं कि जब हमारी फॉर एग्जांपल स्प्लीन की वेसल की ओक्लूजन होगी तो स्प्लीन को सही तरह ब्लड मिलेगा नहीं, स्प्लीन को सही तरह ब्लड मिलेगा नहीं तो वो उसकी क्या होगी, इटसेल्फ निक्रोसिस और इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोस्प्लीनेक्टमी बोलते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल किसी के अंदर ऑटोस्प्लीनेक्टमी होगी तो जो एनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है, इनके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं हमारे पे अटैक करने के। क्यों? क्योंकि हमारा जब स्प्लीन ही निकल गया तो इनके खिलाफ जो इनके अगेंस्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म था वो अब रहेगा नहीं। हमारे जो फॉर एग्जांपल जो इम्यूनिटी थी, वो हमारी इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम में भी तो हेल्प ये रोल प्ले करता है ना हमारा, कौन, स्प्लीन। हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो जो हमारे एनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, ये ज्यादा से ज्यादा अटैक करेंगे बॉडी पे, और यही मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होती है। इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, साथ ही साल्मोनेला पैराटाइफाई के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अटैक करने की, और अगर फॉर एग्जांपल साल्मोनेला पैराटाइफाई अटैक करेगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमें ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये 2 से 3 बार एनएलई में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। होवल जॉली बॉडीज भी देखते हैं, बेसिकली ये आरबीसी के रेमिनेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम क्या होता है, जब हमारी स्पेसिफिकली चेस्ट वेसल्स की क्लूजन होगी ना, फॉर एग्जांपल लंग्स की वेसल्स की होगी, ठीक है, इसकी वजह से पेशेंट को चेस्ट पेन होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ठीक है, नमूनिया ज्यादा से ज्यादा होने के चांसेस होंगे। क्यों? क्योंकि पेशेंट की इम्यूनिटी वीक है, और ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है इन एडल्ट्स में। जो बेसिकली हमने पहले देखा था ना, जो इन्फेक्शन की वजह से डेथ हो रही थी वो इसलिए हो रही थी कि वो बच्चों में हो रही थी, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि एडल्ट्स में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, तो आपने कहना एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम है। अब रेनल की वेसल्स की तरफ ब्लड कम जाएगा तो इसकी वजह से हिमाचूरिया होगा, प्रोटीन यूरिया होगा, हमारी किडनी डैमेज होगी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। अब आपको सारे फीचर्स जो मैंने पहले भी बताए हुए हैं, इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस के भी हीमोग्लोबिन यूरिया देखते हैं, हीमोग्लोबिनीमिया देखते हैं, एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस में हम क्या फीचर्स देखते हैं, हम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा देखते हैं, जॉन्डिस वगैरह देखते हैं। ये सारे वही फीचर हैं जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में 1 से 2 वीडियो पहले हमने पढ़े थे, ठीक है। हम अब इसकी डिटेल में, डेप्थ में यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमने पहले सारे पढ़ लिए। अच्छा, अब सिकल सेल ट्रेट क्या होता है? सिकल सेल ट्रेट बेसिकली ये होता है कि इसमें एक जो जीन होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, और जो दूसरा जीन होता है ना वो एबनॉर्मल होता है, बीटा जीन, ठीक है। इसीलिए इस पेशेंट के अंदर 50% हम HBS देखते हैं, और जो फीचर्स है ना इस डिजीज के, सिकल सेल डिजीज के, इस पेशेंट के अंदर डिक्रीज होंगे, ठीक है। कब इसके ज्यादा चांसेस होंगे वर्स होने के? जब हाइपोक्सिया हो जाए और हाइपरटोनिसिटी हो जाए। सिकल सेल्स डिजीज के पेशेंट में हाइपोक्सिया के वक्त अगेन सिकलिंग स्टार्ट हो जाती है, आपको जैसे मैंने पहले बताया था सेम वही। अब हम इसकी लैब फाइंडिंग पे क्या देखेंगे? अब लैब फाइंडिंग पे हम यही देखेंगे, हम इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है हम इसमें करवाते हैं जी, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे उस पर हम क्या देखेंगे, हम अमाउंट देखेंगे, किसकी, HbS की अमाउंट देखेंगे, हीमोग्लोबिन S की अमाउंट देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसको एक दफा हम बुक से रीड आउट कर लेते हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिकल सेल एनीमिया।
ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन इन द बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन, बीटा चेन सही तरह बनेंगे नहीं, अमाइनो एसिड रिप्लेस हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड किससे रिप्लेस हो जाएगा, वेलिन से रिप्लेस हो जाएगा। 10% चांसेस होते हैं अफ्रीकन के अंदर, ठीक है। प्रोटेक्टिव रोल अगेंस्ट द फाल्सिफरम मलेरिया, मलेरिया मैंने आपको पहले भी बताया कहाँ स्टोर करता था, हमारे आरबीसी में। आरबीसी सही बनेंगी तो नहीं बनेंगे तो मलेरिया सही तरह स्टोर वहाँ पे करेगा नहीं, इसलिए प्रोटेक्टिव अगेंस्ट किसके हैं, मलेरिया के। सिकल सेल डिजीज अराइजेज व्हेन 2 एबनॉर्मल बीटा जीन आर प्रेजेंट, 2 एबनॉर्मल बीटा जीन प्रेजेंट होते हैं तब होती है। रिजल्ट इन द 90% हीमोग्लोबिन एस इन आरबीसीज। कौन सी हीमोग्लोबिन इसमें देखते हैं, हमने पहले भी पढ़ी, हीमोग्लोबिन एस देखते हैं इसके अंदर। HbS polymerize when the deoxygenated polymerase aggregation into the needle like structure, निडल की तरह हमारे इसमें आरबीसीज बन जाते हैं, सिकल शेप इन शॉर्ट वो कहना चाह रहा है, ठीक है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ द सिकलिंग अकर विद द हाइपोक्सीमिया, जब हमारे क्या हो, ब्लड में कम हो क्या, ऑक्सीजन। डिहाइड्रेशन के केस में दे सकते हैं, हमने वैसे पहले ये पढ़ लिया है, कब, जब हमारा वाटर इनटेक कम हो, स्वेटिंग ज्यादा हो रही हो, डायरिया के पेशेंट में, एसिडोसिस या पोटाशियम और हाइड्रोजन का लेवल ज्यादा हो। HbF protect against the sickling, high hemoglobin F at the birth is protective for the first few months of the life. Treatment with the hydroxyurea increase the level of the hemoglobin F। अच्छा, बेसिकली ना इस पेशेंट के अंदर हम कोशिश यही करते हैं कि जो हमारा हीमोग्लोबिन F है ना, इसका लेवल क्या रहे, इंक्रीज ही ले रहे, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव होता है। जब तक बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन F रहेगी वो प्रोटेक्टिव रहेगा, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ उसका लेवल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम कुछ ऐसी ड्रग्स देंगे जो क्या करें, हीमोग्लोबिन F का लेवल इंक्रीज करें, और वो ड्रग जो हीमोग्लोबिन F का लेवल इंक्रीज करे उसका नाम है हाइड्रोक्सीयूरिया। ये भी 2 से 3 दफा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसी कौन सी ड्रग है जो हमारी हीमोग्लोबिन F का लेवल इंक्रीज करती है, और वो ट्रीटमेंट है हमारा किस में, सिकल सेल एनीमिया में। तो ये आपने याद रखनी है, उसका नाम है हाइड्रोक्सीयूरिया। अच्छा, अब इसको आगे देख लेते हैं, सेम वही बात उसने यहाँ पे की हुई है। सेल कंटिन्यूस सिकल डी सिकल होता है पासिंग थ्रू द माइक्रो सर्कुलेशन रिजल्ट इन द कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द आरबीसी मेम्ब्रेन डैमेज, ठीक है। 2 तरह की हीमोलाइसिस देखते हैं, एक को कहते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम रिकवर, वही सेम इसके फीचर आएंगे, जॉन्डिस एनीमिया, अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया, रिस्क ऑफ द बिलिरुबिन गॉलस्टोन। इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस में क्या होता है, आरबीसीज विद द डैमेज मेम्ब्रेन डिहाइड्रेटेड लीडिंग टू द हीमोलाइसिस। देखें, सिकल सेल शेप आरबीसीज है, वेसल से गुजरेंगे, उसकी आरबीसीज की भी ब्रेकडाउन होगी। जब आरबीसीज की ब्रेकडाउन होगी तो उसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस बोलते हैं। जब हम इसको इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस बोलेंगे ना, तो फिर क्या होगा, हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड में इंक्रीज कर देगा, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिनीमिया। जब वो यूरिन में इंक्रीज करेगा उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया। हेप्टोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज होगा, क्योंकि आरबीसीज की ब्रेकडाउन ज्यादा से ज्यादा हो रही है और हमारा लीवर से प्रोड्यूस हो रहा है हेप्टोग्लोबिन, और उसके साथ जाके वो अटैच हो रहा है, ठीक है। टारगेट सेल ऑन द ब्लड स्मीयर, मतलब कि देखें, हमने जो 2 जीन्स पढ़ी थी, एक होती है अल्फा जीन, एक होती है बीटा जीन। इसमें भी बीटा जीन का इशू है। तब मैंने थैलेसीमिया पढ़ाते वक्त बोला था कि हम एक और जगह जाके पढ़ेंगे जहां पे बीटा जीन का इशू होता है, और वो ये सिकल सेल एनीमिया के अंदर बीटा चेन का इशू होता है। अब अल्फा चेन तो बिल्कुल ठीक है, अल्फा चेन इकट्ठी हो जाएगी, वो मिलके क्या बनाएंगे, टारगेट सेल बना देंगे। इसीलिए हम ब्लड स्मीयर पे क्या देखते हैं, टारगेट सेल्स देखते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ द हेमेट, देखें इसमें क्या देखते हैं हम, एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस देखते हैं, इसमें क्रू कट अपीयरेंस देखते हैं, और चिपमंक फेस देखते हैं, ठीक है। वही बात, एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस देखेंगे, हिपैटोमेगैली, आपके जो लीवर है वो भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। रिस्क ऑफ द ए प्लास्टिक क्राइसिस विद द पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन ऑफ द एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स। आपको पता है कि जब हमारी इम्यूनिटी वीक होगी तो पार्वोवायरस B19 हमारी बॉडी पे, फॉर एग्जांपल पेशेंट की बॉडी पे अटैक कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसको ए प्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, अब वहां पे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सटेंसिव सिकलिंग लीड टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द वेजो ओक्लूजन्स। अब सिकलिंग ज्यादा हो रही है तो वेसल क्या हो जाएगी, ओक्लूड कर जाएगी। जब वेसल ओक्लूड कर जाएगी, अगर फॉर एग्जांपल वो हमारी हैंड और फुट की वेसल ओक्लूड कर रही है, तो हम इसको बोलेंगे हैंड फुट सिंड्रोम। देखें, डेक्टिलाइटिस तब होता है जब हमारे दोबारा उसके ऊपर आके हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर दे, एक इन्फेक्शन होगा, दोबारा उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने आके अटैक कर दिया, बैक्टीरिया ने। डेक्टिलाइटिस फॉलन हैंड एंड फीट ड्यू टू द वेजोक्लूजन इन्फार्क्ट इन द बोन, कॉमन प्रेजेंटिंग इन द इन्फेंट्स। ओटोस्प्लीनेक्टमी क्या होता है, शंकन फाइब्रोटिक स्प्लीन
ठीक है। कॉन्सिक्वेंस अच्छा क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी स्प्लीन के वेसल क्या कर रही है, क्लूड कर रही है वेसल को, सप्लाई स्प्लीन को सही तरह सप्लाई नहीं जाएगी, स्प्लीन को जब सही तरह सप्लाई नहीं जाएगी स्प्लीन अपना काम नहीं कर सकेगा, निक्रोसिस हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा और ऑटो स्प्लीनेक्टोमी, खुद ही स्प्लीन खत्म हो जाएगा। किसके चांसेस किस इन्फेक्शन के बढ़ जाते हैं, हमने पहले भी इसको पढ़ा है, ये देखिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के क्या करते हैं चांसेस बढ़ जाते हैं, और नजीरिया मेनिंजाइटिस के भी बढ़ जाते हैं, और ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है किसमें, चिल्ड्रंस के अंदर डेथ का चांसेस यही होता है। अफेक्टेड चिल्ड्रन शुड बी वैक्सीनेटेड बाय 5 ईयर, 5 साल का जब बच्चा होता है तो उसको वैक्सीन दे दें इनके अगेंस्ट। इंक्रीज रिस्क ऑफ द साल्मोनेला पैराटाइफाइड, जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन, देखें स्प्लीन तो सही तरह है नहीं, इम्यूनिटी सही हमारी है नहीं, तो साल्मोनेला पैराटाइफी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा तो वो क्या करवा देगा, ओस्टियोमाइलाइटिस करवा देगा। ठीक है। होवल जॉली बॉडीज क्या होते हैं, आरबीसीज के रेमिनेंट्स दिखते हैं स्प्लीन के अंदर। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एडल्ट्स। ठीक है, जब हमारी चेस्ट की लंग्स की वेसल के अंदर एक्लूजन हो, पल्मोनरी वेसल्स के अंदर एक्लूजन हो, तो क्या होगा, चेस्ट पेन होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, लंग इन्फिल्ट्रेट देखेंगे, और नमूनिया के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे कि पेशेंट को नमूनिया होगा। ठीक है, जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया आपको पता है वो अटैक करेगा तो क्या करवा देगा, नमूनिया करवा देगा। नमूनिया में मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म यही होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एडल्ट पेशेंट। ठीक है, पेन क्राइसिस, रेनल पेपिलरी नेक्रोसिस रिजल्टिंग इन द ग्रोस इमेच्योरिटी इन द प्रोटीन वेयर, जब रेनल की वेसल को इन्वॉल्व करेगा तो किडनी डैमेज हो जाएगी, किडनी डैमेज होने की वजह से हिमाचुरियल प्रोटीन यूरिया देखेंगे। अब सिकल सेल ट्राइएट क्या होता है, इसमें एक म्यूटेटेड होता है और एक नॉर्मल होता है। 50% हम इसमें एचपीएस देखते हैं और इतने हम इसमें सीवियर फीचर नहीं देखते, पेशेंट ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है। जनरली एसिम्टोमेटिक विद द नो अनीमिया, आरबीसीज विद द 50%, इसमें आरबीसीज 50% एचपीएस डू नॉट सिकल इन द विवो एक्सेप्ट इन द रेनल मेडुला। रेनल मेडुला में ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं किसके, सिकलिंग के। एक्सट्रीम हाइपोक्सिया एंड द हाइपोटोनिसिटी ऑफ द मेडुला कॉज सिकलिंग विच रिजल्ट इन द माइक्रो इन्फेक्शन लीडिंग टू द माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया एंड इवेंचुअली डिक्रीज एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन। देखें उसने यहाँ पर ये बात किया कि जब हम किडनी की वेसल अगर इन्वॉल्व हो जाएगी ना, मेडुला इन्वॉल्व हो जाएगा स्पेसिफिकली। अब फॉर एग्जांपल मेडुला इन्वॉल्व हो गया, ब्लड सप्लाई सही जा नहीं रही किडनी की तरफ, जब ब्लड सप्लाई सही तरीके से जा नहीं रही किडनी की तरफ तो जो यूरिन की प्रोडक्शन होगी वो कम होगी। जब यूरिन की प्रोडक्शन कम होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकली जब यूरिन के अंदर हमारा सॉल्वेंट कम हो, फ्लूइड कम हो, वाटर कम हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बोलते हैं। और यूरिन में किसका लेवल इंक्रीज होगा, सोल्यूट का लेवल इंक्रीज होगा। यहाँ पे बस यही बात लिखी हुई है। कॉन्सेंट्रेट यूरिन देखते हैं क्यों, क्योंकि पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई सही नहीं जा रही रेनल मेडुला की तरफ, किडनी की तरफ, उसकी वजह से हिमाचूरिया हो गया और वाटर कम है, तो जितना भी है किडनी ये करेगी कि उसको रीअब्सॉर्ब कर ले। ठीक है, तो सोल्यूट ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन में जाएंगे, इसीलिए हम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन देखते हैं इसमें। रिजल्ट इन द माइक्रो इन्फेक्शन लीडिंग टू द माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया एंड इवेंचुअली डिक्रीज द एबिलिटी टू द, वही बात। लैब फाइंडिंग्स, क्या टारगेट सेल देखते हैं ब्लड स्मीयर पे, हमने पढ़ लिया। ठीक है, मेटाबोसल्फेट स्क्रीन क्या करता है, अच्छा ये मेटाबोसल्फेट स्क्रीन एक टेस्ट होता है, ये पॉजिटिव होता है किसके अंदर, डिजीज के अंदर भी पॉजिटिव होता है, ट्रेट के अंदर भी पॉजिटिव होता है, ये भी एमसीक्यूज मोस्टली आ जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा टेस्ट है जो डिजीज के अंदर भी पॉजिटिव है और ट्रेट के अंदर भी पॉजिटिव है। एचबीएस पे क्या, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ हमारी चॉइस होती है, क्या बताता है कि अमाउंट ऑफ एचबीएस कितनी है हमारे पास, सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताता है, हीमोग्लोबिन एस कितनी है। अच्छा डिजीज, फॉर एग्जांपल अगर सिकल सेल एनीमिया है, डिजीज है, तो 90% इसमें हीमोग्लोबिन एस होगी, 8% पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन एफ होगी, 2% HbA2 होगी और HbA एब्सेंट होगी। ठीक है, क्यों, उसकी जगह क्या है, HbS है। ट्रेट के पेशेंट में मैंने आपको बताया था एक जीन इन्वॉल्व होता है, इसीलिए 55% HbA उसमें होगी, 43% उसमें HbS होगी, 2% उसमें HbA2 होगी। ठीक है, ये MCQs भी आ जाता है मोस्टली। इसको एक दफ़ा हम स्टेप 2 सीके से रीड कर लें, अगर कोई पॉइंट हमारा मिस हो गया या रह गया, कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ पे लिखा है। अच्छा जी, यहाँ पे उसने सबसे पहले इसकी क्या मेंशन कर दिया, पॉइंट म्यूटेशन कॉज मेंशन कर दिया। सिंगल अमाइनो एसिड क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड किससे रिप्लेस हो जाता है, वेलिन से। ठीक है, ऑल्टर हाइड्रोफोबिक रीजन्स, हाइड्रोफोबिक रीजन जहाँ पे वाटर कम है। ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन हो जाएगी, कॉज एक्स्ट्रावेस्कुलर इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस में होगी, पैथोजेनेसिस क्या होगी इसमें, उसने यहाँ पे क्या लिखा, लो ऑक्सीजन हाई अल्टीट्यूड और एसिडोसिस, वही सारी बात, हाइपोक्सीमिया हो गया, हाइपोक्सी हो गया, और वही
क्या करवा देगा, हमारे सिकलिंग के चांसेस इंक्रीज करवा देगा। डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन एस, वैजो हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन कम है तो क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड एचबीएस बनेगी ज़्यादा से ज़्यादा। वैजोक्लूसिव डिजीज है, न्यूबॉर्न आर इनिशियली एसिम्टोमेटिक बिकॉज ऑफ द एचबीएफ का लेवल ज़्यादा होता है फीटल हीमोग्लोबिन का, लेकिन आफ्टर 6 मंथ उसके अंदर बच्चे के अंदर भी फीचर अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। हेट्रोजाइगोट सिकल सेल ट्राइएट हैव रेजिस्टेंस टू द मलेरिया, क्यों, क्योंकि वो आरबीसी के अंदर स्टोर करता है। सिकल सेल आर क्रीसेंट शेप्ड आरबीसीज, ठीक है, ये एमसीक्यूज आ सकता है। क्रू कट अपीयरेंस देखते हैं, चिपंक फेस देखते हैं, एरिथ्रोपोसिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ठीक है। थैलेसीमिया के पेशेंट में भी हम ये देखते हैं। उसने बोला कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, एप्लास्टिक क्राइसिस होंगे, पार्वर SB19 के चांसेस ज़्यादा होंगे अटैक करने के, क्यों, क्योंकि आपकी स्प्लीनेक्टमी हुई है। ओटोस्प्लीनेक्टमी में क्या देखते हैं, होवल जॉली बॉडीज देखते हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सा इन्फेक्शन कर सकता है, साल्मोनेला पैराटाइफाई करेगा तो इसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस करवा देगा। स्प्लीनिक इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। पेनफुल वैजोक्लूसिव क्राइसिस देखेंगे, डेक्टिलाइटिस देखेंगे, इसमें पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द हैंड फीट, वही बात। अच्छा, प्रियापिज्म देखेंगे। अब प्रियापिज्म क्या होता है, प्रियापिज्म ये होता है कि आपकी जो इसमें होती है कि जो आपका पीनस होता है ना वो इरेक्ट ही रहता है, ठीक है। क्या रहता है, इरेक्ट, पीनस आपका क्या रहता है, इरेक्ट ही रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आपकी ब्लड सप्लाई थी पीनस की तरफ, ठीक है, जो प्लेक्सिस होता है हमारा, प्रोस्टेटिक प्लेक्सिस जिसको हम बोलते हैं, उसकी वेजो ओक्लूजन हो गई है, वेजल ओक्लूजन हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका जो पीनस था वो इरेक्ट कंडीशन में था तो फिर वो उसकी इरेक्शन ही रहेगी, ठीक है। इसने बस यहाँ पे ये नया पॉइंट मेंशन किया हुआ था। अच्छा, प्रियापिज्म देखेंगे, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, वही सारे रेस्पिरेटरी न्यू पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट, ठीक है। कॉमन कॉज ऑफ द डेथ हो सकता है, ठीक है। कॉमन कॉज ऑफ द डेथ मैंने आपको क्या बताया था वहाँ पे, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम बताया था। ए वेस्कुलर निक्रोसिस देखेंगे, स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो गया अगर हमारी ब्रेन की वेसल इन्वॉल्व करगी। सिकलिंग इन द अगर रेनल मेडुला पे होगी तो ये देखें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, रेनल पेपिलरी निक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। और ब्लड में हिमाचूरिया ऑल्सो सीन इन द सिकल सेल ट्राइएड। HbS इलेक्ट्रोफोरेसिस पे क्या देखें, HbA कम होगी, हीमोग्लोबिन F ज़्यादा होगी और हीमोग्लोबिन S सबसे ज़्यादा होगी। ट्रीटमेंट में क्या देंगे, हाइड्रोक्सी यूरिया देंगे और हाइड्रेशन देंगे ताकि क्या ना हो, सिकलिंग ना हो। हाइड्रोक्सी यूरिया क्या करता है, मैंने आपको बताया किसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, हीमोग्लोबिन F का लेवल क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ये आज का टॉपिक था, इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, वो इस तरह आएगा कि इंट्रावेस्कुलर, ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा वेस्कुलर के फीचर आएंगे इसके अंदर, ठीक है। जहाँ भी ये दोनों देखें, मतलब हीमोग्लोबिनीमिया भी देखें, हीमोग्लोबिन यूरिया भी देखें, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज भी देखें, स्टोन भी देखें, ठीक है। तो डायरेक्टली इंडिकेट करना है ये क्या है, सिकल सेल एनीमिया, साथ वो कुछ एनीमिया के फीचर डाल दे, ठीक है।